हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जी, जेआरएफ लक्ष्य सीरीज़ के अंदर आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट समझे थे, यानी कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सन क्या होते हैं, असेसी क्या होता है। बट इन सबको समझने के बाद हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर 100% है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंडिविजुअल का हो सकता है, एचयूएफ का हो सकता है, या कंपनी के रिलेटेड हो सकता है। हम तीनों को बहुत क्रक्स पे में डिस्कस करने वाले हैं। सो before starting this part, once please give me a quick confirmation. PPT is visible, my voice is audible, so that we will proceed further. Once please give me a quick confirmation. Right guys, चलिए जी। सो सबसे पहले जी, आपको मैं बता दूं कि जब भी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस करना है, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हमें ये देखना कि हमारे कौन से मेन एलिमेंट्स इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहती हूँ, सो आपको और बेटर वे में इन कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। सो सबसे पहले ये देखिए, जब भी आपने रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, हमारे लिए एक है मेन इंडिविजुअल, एक है एचयूएफ, और एक है हमारे पास कंपनी। ठीक है जी, तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, जब भी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, हमारे कुछ दो कैटेगरीज हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल आप हैं, आपका पहले ये देखा जाएगा क्या आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं, सिंपल टर्म्स। ठीक है, पहले हम ये क्लियर करेंगे कि आप इनमें से एक हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इट्स ओके, टोटली फाइन। बट अगर आप रेजिडेंट हैं, उसके आगे फर्दर हमें और चेक करना पड़ता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, साधारण, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। दैट्स इट। यही एक मेन क्राइटेरिया है जो हमने डिसाइड करना होता है। ठीक है जी, सेम चीज़ एचयूएफ में डिसाइड होती है, बट कंपनी में हम सिर्फ दो एलिमेंट डिसाइड करते हैं, रेजिडेंट या फिर वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। बात खत्म। बस इतना सा क्रक्स है। बस इसके लिए हमें ये जानना है कि इनकी बेसिक कंडीशंस क्या होंगी, एचयूएफ के लिए क्या कंडीशंस देखनी है, कंपनी के लिए क्या कंडीशंस देखनी है। दैट्स इट, राइट गाइस। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, लाइक मैं, आप, तो हमारे यहाँ पर ये देखा जाएगा कि पहले आप रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो कौन से हैं, आप रेजिडेंट हैं ऑर्डिनरी, क्या आप रेजिडेंट हैं नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है जी, कि निवासी तो हैं आप, बस सामान्य है या सामान्य नहीं है। थर्ड हम देखते हैं नॉन रेजिडेंट, राइट। सो ये था आपका बेसिक पार्ट। अब इनको हम आगे कैसे देखें, सबसे पहले एक और चीज़ है। अभी हम इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, कहते हैं इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का खास ध्यान में रखना है कि अगर आपने रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिसाइड करना है, इसके लिए ना हम बेसिक कंडीशंस जो इनकम टैक्स के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, हम बेसिक कंडीशंस का फॉलो करते हैं। ओके, और फिर रेजिडेंट के बाद जब हमें लगा कि रेजिडेंट है, बेसिक कंडीशंस फॉलो हो गई हैं, इसके बाद अगर हमने देखना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है जी, यहाँ पर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी लगा सकते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ओके। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक होती है एडिशनल कंडीशन। सो बस ये कंडीशंस अगर आपको समझ में आ गई तो आपका बहुत इजी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
अब पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहला स्टेप रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन को चेक करना। कहते हैं एक इंडिविजुअल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड, यानी कि एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, यहाँ पर हमने और लगाया है यानी कि एनी वन। या तो मैं प्रीवियस ईयर, हमने पढ़ा है ना ये असेसमेंट के पिछला जो प्रीवियस ईयर है, क्या मैं 182 डेज या इससे ज़्यादा दिन प्रीवियस ईयर में रही हूँ। मैंने पिछले साल मान लो मैं 190 डेज रही हूँ तो मैं रेजिडेंट हो गई। मेरी जब ये पहली कंडीशन ही देख ली तो मुझे इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं है, राइट। हाँ, अगर आपकी पहली कंडीशन मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं हुई, आपको लगता है कि ये वाली नहीं हो रही है, देन हम सेकंड पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या मैं प्रीवियस ईयर में 60 दिन या इससे ज़्यादा एंड 365 या इससे ज़्यादा लास्ट ईयर्स में रही हूँ। ओके, यानी कि क्या मैं 24-25 में कितना टाइम रही हूँ, 24-25 में 60 या 60 से ज़्यादा रहनी हूँ। एंड अगर मैं पिछले लास्ट 4 साल देखूं, उन 4 साल का एग्रीगेट कितना होना चाहिए है, 365 या इससे ज़्यादा होना चाहिए है, राइट। सो ये चीज़ सभी स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है कि इनमें प्लस है यानी कि दोनों होनी ज़रूरी है। इसमें अगर 182 है तो भी चलेगा। ओके, कहते हैं एक्सेप्शन फॉर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर्स विजिटेड इंडियंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनके लिए ओनली 182 डेज रूल अप्लाई करता है, नॉट 60 डे रूल्स। ओके, नॉट 60 डे रूल्स का मतलब ये वाला रूल उनके लिए नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट हम अगर ओवरऑल इनकम टैक्स कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है कि हमें एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं, हमें बेसिक कंडीशन ये दो ही पूछी जाती है, राइट। ठीक है जी। सो ओवरऑल क्रक्स क्या है, ये है 182 डेज 10 फाइनेंशियल ईयर मैं हूँ रखी तो मैं रेजिडेंट हूँ, बट मैं नहीं रही तो मेरा फिर पिछले 60 दिन रहने चाहिए, या पिछले 4 एंड प्लस है ना, पिछले 4 सालों में 365 डेज। वन इज सेटिस्फाइड तो आप रेजिडेंट हैं, बट अगर आप ये भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, राइट। ठीक है जी, सिंपल, क्लियर होगी बच्चे बात। सो आपका मंत्रा क्या है, 1 ईयर 182 डेज से ज़्यादा या इतना, या फिर आप देख लो 60 डेज। ओके, वन लास्ट ईयर 1 ईयर का देख लो, प्लस देख लो कि 365 डेज से ज़्यादा मैं यहाँ पर 4 सालों में रही हूँ या नहीं, इनमें से एक भी सेटिस्फाइड, यू आर रेजिडेंट। ओके, अब रेजिडेंट तो है, बट कौन से रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए हम फॉलो करते हैं एडिशनल कंडीशंस को। कहीं पर भी पेपर में बेसिक या एडिशनल ये आपको नाम दिया जाता है, तो कहते हैं इसके लिए हमें बोथ सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। बोथ मतलब ये भी सेटिस्फाइड होगी, ये भी सेटिस्फाइड होगी, तो ही आप ओआर बनोगे, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे, यानी कि आप एक साधारण बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं हैं। फिर हम देखेंगे कि लास्ट आउट ऑफ 10 कोई भी 10 सालों में कोई 2 साल में रेजिडेंट रही हूँ, क्या मुझे कहीं भी 10 सालों के अंदर जो हमने बेसिक कंडीशन फॉलो करके रेजिडेंट का स्टेटस मिला है, या फिर एंड साथ में ये भी देखेंगे कि पिछले 7 सालों में मैं 730 डेज या इससे ज़्यादा रही हूँ या नहीं। अगर इसमें से मान लीजिए ये सेटिस्फाइड है ये नहीं है, तो मैं क्या बन जाऊँगी, एनओआर। अगर दोनों सेटिस्फाइड हैं तो ही मैं क्या बन सकती हूँ, ओआर बन सकती हूँ, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकती हूँ। सो ये एक इंडिविजुअल के लिए होल क्रक्स है। कहते हैं अगर मैं सिंपल देखना चाहती हूँ कि आई एम अ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन फॉलो करो।
बेसिक कंडीशन के बाद अगर आप देखना चाहते हैं एंड ये भी कंडीशन दोनों फॉलो होगी, अबव कंडीशन कॉमनली टर्म्स एट एडिशनल कंडीशन, अगर दोनों फॉलोड है तो ही आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। राइट गाइस, माइंड में क्लैरिटी होगी, ठीक है जी। सो ओवरऑल क्रक्स हमें आपको क्लियर हो गया है कि एक इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डिसाइड करना है। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन में हमें पता है कि पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज या फिर इससे ज़्यादा पिछले साल का देखो, और ठीक है जी, तो पिछले साल का 60 डेज या इससे ज़्यादा, प्लस ये भी देखो कि आपके 4 प्रोसीडिंग सालों में कितने दिन आप रहे हैं। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हैं तो भी आप रेजिडेंट बन सकते हैं। ओके, फिर अगर हमने रेजिडेंट का आगे देखना है कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी, उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस जिसमें दोनों फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। राइट, क्लियर। चलिए, नॉन रेजिडेंट जब बेसिक कंडीशंस ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट है। इसके आगे हम फर्दर कुछ टाइप्स नहीं कर रहे हैं। सो ये देखिए, क्या मैं पिछले 182 डेज या इससे ज़्यादा रही हूँ? नहीं रही, कोई बात नहीं, हम बेसिक कंडीशन 2 चेक कर लेते हैं। डज मैं क्या पिछले 60 दिन रही हूँ, या आप 365 डेज या पिछले 4 सालों में रहे हैं? अगर इनमें से एक में येस है तो रेजिडेंट। फिर मैं देखूंगी जी, जो वो हमने अभी एडिशनल कंडीशंस करी हैं, सेक्शन आपको गिवन है, तो यस मैं ऑर्डिनरी हूँ, अदरवाइज मैं नॉट ऑर्डिनरी बन गई। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? चलिए, अब आपको इंडिविजुअल समझ में आ गया ना, अब आपको HUF बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले ये देख लीजिए, सेक्शन 5 हमें बताता है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, साधारण निवासी हैं, तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में ही होगी। ठीक है जी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं, तो जो भी इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं या कोई बाहर से इंडिया में रिसीव हो रही है, तो ही आपकी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी। राइट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, एक ए थे 190 डेज प्रीवियस ईयर में रहे हैं, इट मीन्स वो रेजिडेंट है, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन 1 फॉलो हो गई, मुझे सेकंड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं बोलूँ मिस्टर बी पिछले 50 दिन रहे हैं प्रीवियस में, 400 दिन रहे हैं 4 इयर्स में, तो क्या वो रेजिडेंट है? यस। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखना है कि अगर वो है 400, बट हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 365 डेज है। ओके, अब मिस बी स्टेड फॉर 50 डेज इन PY। अब पिछले प्रीवियस में वो सिर्फ 50 दिन रहे हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 50 दिन का क्राइटेरिया था या हमारा 60 डेज का क्राइटेरिया था, और एंड है प्लस हमें 365 इन लास्ट 4 ईयर्स भी तो देखना है। अब इस केस में बताइए कि शी, जो मिस बी है, क्या वो रेजिडेंट के क्राइटेरिया में आएंगी, क्या वो नॉन रेजिडेंट के क्राइटेरिया में आएंगी? थिंक लॉजिकली। क्या आपको लगता है कि जो हमने ये बेसिक कंडीशन पढ़ी है, इसमें तो हमने 60 दिन पूछे गए हैं, दोनों में से सिर्फ ये सेटिस्फाइड हो रही है, ये नहीं हो रही है, हमें तो बट दोनों चाहिए हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि शी इज नॉन रेजिडेंट। ओके, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर 60 डेज कर दूँ एंड 400 डेज, ठीक है, तब आप बोलते कि शी इज रेजिडेंट। ओके, अब जी मिस्टर सी इंडिया आए, सिर्फ 100 दिन रहे। अब जी सिर्फ 100 दिन रहे हैं तो 182 डेज से तो कम ही हो गया, ठीक है, और हमें पिछले 4 सालों का कोई डाटा गिवन नहीं है, तो ये सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट बन गए। राइट, ठीक है। इसी तरह मिस्टर डे पिछले साल 200 दिन रहे हैं, बट ओनली 400 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स,
सिर्फ 7 साल में 400 दिन ही रहे हैं, कहते वो रेजिडेंट तो है, क्योंकि पिछले साल, ठीक है जी, 200 डेज है, मतलब 182 से ज़्यादा हो गया, रेजिडेंट है। बट वो नॉट ऑर्डनरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 ईयर्स का डाटा है, जबकि मुझे एडिशनल कंडीशन के लिए ये देखना है कि 10 सालों में कम से कम 2 साल भी है। मेरे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एक कंडीशन हम नहीं, एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि वो रेजिडेंट तो है, बट वो नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है। यानी कि डी पिछले बार 200 दिन रहे, लेकिन पिछले 60 वर्षों में केवल 7 दिन रहे हैं, तो हमें इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वो असाधारण यानी कि निवासी, साधारण निवासी नहीं है। राइट, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। चलिए अब हम बात करते हैं HUF, राइट, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। अब इसमें हल्का सा चेंज है, वो क्या है? HUF कहते हैं जी, अगर आप मेरा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखना है ना, आप सीधा कंट्रोल बेसिस पे देखो, मुझे बेसिक कंडीशंस नहीं लगानी है। अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चाहे थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया के पास है, चाहे पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, तो मैं रेजिडेंट। अगर मेरे पास पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट है। सिंपल सॉर्टेड कहानी है। तो वो कहते हैं क्या कंट्रोल पूरा इंडिया के पास है? रेजिडेंट। क्या पूरा कंट्रोल किसी और के पास है? नॉन रेजिडेंट। अगर थोड़ा पार्टली, थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया के पास है HUF में, तो भी वो रेजिडेंट बन जाता है। ये सिंपल क्रक्स है, इसमें हम बेसिक कंडीशन नहीं लगा रहे। तो HUF कहता है कि अगर आपने रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखना है, कंट्रोल बेसिस पे देख लिया, चाहे मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, चाहे आधा कंट्रोल है। बट अगर आप इसके आगे देखना चाहते हैं, क्या मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, क्या मैं नॉट ऑर्डिनरी हूँ, तब हम आपने सुना होगा, इसमें हम कर्ता के ऊपर बिलीव करते हैं, कर्ता। तो देखिए जी, अब कर्ता के लिए हम वही एडिशनल कंडीशंस फॉलो करेंगे। सेम एडिशनल कंडीशंस हैं जो आपने इंडिविजुअल्स की देखी हैं। फ़र्क दोनों में बस इतना है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जानने के लिए हम बेसिक कंडीशंस देखते हैं, इसके बाद हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी देखने के लिए एडिशनल कंडीशंस देखते हैं। बट जब आपने HUF की बात करनी है, उसमें आपने रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखने के लिए कंट्रोल देखना है। अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल हो गया तो वो रेजिडेंट है। उसके बाद हम अगर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कर्ता का देखेंगे, उसके लिए हम एडिशनल कंडीशन सेम यही पोर्शन फॉलो करेंगे। ओके, सो कर्ता या मैनेजर ऑफ द HUF, अगर बोथ कंडीशन, पिछले 10 सालों में 2 कम से कम रेजिडेंट रहा रहना चाहिए, और वही 7 ईयर्स में 730 डेज या इससे ज़्यादा। ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। ये था। सो कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो वो आपका साधारण निवासी नहीं माना जाएगा। राइट, सो ये है ओवरऑल क्रक्स कि अगर थोड़ा या पूरा कंट्रोल है, यस तो रेजिडेंट, इसके बाद सेम एडिशनल कंडीशंस, नहीं है कंट्रोल तो ओके, नॉन रेजिडेंट आप बन जाएंगे। राइट, अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन, कंपनी का। अगर आप एक रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का देखना चाहते हैं, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी जो इंडिया रीजन है, फॉरेन कंपनी जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आके स्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, अगर हमने उनका रेजिडेंट देखना है, वो कैसे देखेंगे? सिंपल चीज़ है जी, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट ही रहेगी। कभी कभी ना लिखा जाता है ए लिमिटेड इंडियन कंपनी, ठीक है जी, जहाँ पर आपको इंडियन कंपनी वर्ड दिख गया, सीधा सीधा आप उसको बोलो जी आप रेजिडेंट हैं। जैसे आप इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया में ही इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो रेजिडेंट ही रहेगी। ओके, ठीक है जी।
सो इंडियन कंपनी के लिए, एंड अगर आपकी कोई अनदर कंपनी है, यानी कि आपकी वो फॉरेन कंपनी है, कैसे होगा? इंडियन कंपनी चाहे उसका कंट्रोल इंडिया के पास है, चाहे उसका कंट्रोल बाहर है, चाहे थोड़ा सा कंट्रोल इंडिया के पास है, जब वर्ड इंडियन दिख गया तो सीधा सीधा रेजिडेंट कर दो, सीधा रेजिडेंट है। बट अगर वो फॉरेन कंपनी है, अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, तो ही वो रेजिडेंट होगी, अदरवाइज वो बाकी केसों में नॉन है। चाहे पार्शली भी वर्ड आ गया तो भी वो नॉन। अगर मैंने बोला ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी के लिए आप ये रूल देखो कि कंट्रोल कितना है। थोड़ा सा है तो भी नॉन रेजिडेंट, पूरा कंट्रोल बाहर का है तो भी नॉन रेजिडेंट, अगर पूरा कंट्रोल मेरे पास है तो मैं रेजिडेंट, दैट्स इट। ठीक है। तो फॉरेन कंपनी का ना हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड को हम बोलते हैं पोएम, जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावी प्रबंधन का स्थान, राइट। अगर पोएम इन इंडिया है तो रेजिडेंट, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मेरे पास है। अगर वो पोएम आउटसाइड द इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट। पोएम का मतलब जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी मेन मैनेजमेंट है, वो कौन ले रहा है। सो दिस इज इट इज़ द इंडियन कंपनी, मैं बोलूँ हाँ जी यस, तो ऑटोमेटिकली आप रेजिडेंट हैं। क्या आप इंडियन कंपनी नहीं है? नहीं जी, फिर मैं पोएम देखूंगी। अगर वो पोएम का पूरा कंट्रोल आपके पास है तो आप इंडियन हैं, तो रेजिडेंट है। अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, आप फिर नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ये था। सो ओवरऑल बेस्ट पार्ट क्या है कि कंपनी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, इसके आगे हम ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी पे नहीं जाते हैं। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट रहेगी, अगर वो फॉरेन कंपनी है उसका पोयम देखा जाएगा, अगर वो पोयम इंडिया के पास है तो रेजिडेंट, अगर वो पोयम इंडिया के पास नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। तो अब आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें सिर्फ क्रक्स लिखिए, जैसे मैंने टेबल्स आपको दिए हैं वैसे आप 3 टेबल्स बनाइए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी दिस। इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इंडिया फॉर एट लीस्ट। एक इंडिविजुअल को हम कब रेजिडेंट मानेंगे कि अगर वो कम से कम इंडिया में कितने दिन रहता है? 182 डेज रहता है, याद है? बेसिक कंडीशन 1 यहाँ पर हमने बात करी है। ओके, ठीक है जी। इसी तरह एक रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद रखो, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लेस ऑफ बर्थ करता नहीं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, यस। अगर पूरा कंट्रोल या फिर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया के पास है तो वो रेजिडेंट बन जाते हैं। ठीक है जी, सहभाज को नंबर ऑफ मेंबर्स ना। सो यहाँ पर हम बोलेंगे जी डायरेक्ट आंसर आपका क्या आएगा जी? बी ऑप्शन। ओके, चलिए जी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सो मेक श्योर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करेंगे। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करते उसका कमेंट को लाइक करा जाएगा। फॉरेन कंपनी इज कंसिडर रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी को हम कब रेजिडेंट मानेंगे इंडिया में? ये सिंपल क्वेश्चन है बट है इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका पीवाई क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी गाइज, राइट। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, एंड डेफिनेटली आपने लाइक वगैरह कर ही लेना है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड है, एंड बहुत जल्द हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जल्दी हम एग्रीकल्चर इनकम करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे जितने भी 5 हेड्स हैं बिल्कुल ऐसे ही क्रक्स वे में करेंगे।
ताकि पेपर में डायरेक्ट जो चीज़ें पूछी जाए वो आप अच्छे से कर पाए। ओके, सो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा काइंडली कर लीजिए, और इसकी पीपीटी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। जिस दिन आपको सेशन में आपको हम लेते हैं, उसी दिन आपको बाय द एंड ऑफ द डे वो पीपीटी आपको मिल जाया करेगी। बट मेक श्योर कि आपने उससे पहले होमवर्क का आंसर ज़रूर करना है, एंड डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी, जो नए हैं। एंड दिसंबर के लिए अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अपना बेस्ट देना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।